अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो थंबनेल से और टाइटल से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बाकायदा आगाज़ से पहले एक दो मिसालें देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक आप स्टूडेंट को अपने जहन में लाएं कि जिसको 1 से 2 महीने से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है, उसकी टेंशन और स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, और अगर फ़र्ज़ करते हैं कि कोई खुदा न खास्ता उसकी तैयारी भी बेहतर नहीं है तो किसी हद तक डिप्रेशन का एलिमेंट है, तो उस स्टूडेंट को आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे जैसे टाइम करीब आता है एग्ज़ाम का या पर जो इम्तिहान उसने देना है, तो उसको कुछ अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है, या लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ही बाज़-औक़ात सर में और कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये जो अलामात होती हैं ये एक ख़ास बीमारी के बारे में होती हैं जिसका आज हम जिक्र करेंगे। इसी तरह एक शख्स को जहन में लाएं, एक नौजवान को जहन में लाएं जिसको बता दिया गया है कि उसकी जॉब जो है वो ख़तरे में है और वो पिछले 1-2 माह से उसके लिए ये प्रॉब्लम है या उसकी जॉब ख़त्म हो चुकी है और वो बेरोज़गारी का शिकार है, तो अचानक उसमें कुछ अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पेट में दर्द, और ये जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा हो सकता है कि उसको छोटे पेशाब का बार बार आना, उस छोटे पेशाब का रुक ना पाना, रात को भी यूरिन का ज़्यादा से ज़्यादा आना, और जब भी वो यूरिन के लिए जाएं तो वो यूरिन मुकम्मल तौर पे ना कर पाना, सर में दर्द, नींद का पूरी ना होना और कमर में दर्द। तो ये भी अलामात का सिनेरियो जहन में रखें। और सबसे आखिर में मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि एक ख़ातून है, एक नौजवान लड़की है जिसको घरेलू मसाइल का सामना है। फ़र्ज़ करते हैं कि उसका मियाँ उस पर तशद्दुद करता है या वर्बल एब्यूज़ करता है, और उसके बाद उसमें पेट का दर्द, लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन या फिर जो बाकी सारी अलामात हैं वो, या उनके अलावा खुदा न खास्ता जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो पेनफुल हो जाते हैं जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, या खुदा न खास्ता इसी तरह से जो अज़दवाजी ताल्लुकात में ये होता है कि उनको बाद में दर्द होता है जिसको हम डिस्पैरिनिया कहते हैं। तो ये जो सारी मैंने तीनों मिसालें दी हैं ये एक ख़ास किस्म की हालत है, एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिसको हम कहते हैं IBS, और इससे बनता है इरिटेबल बावल सिंड्रोम। अगर हम इसका लफ्जी मतलब देखें तो बावल होती है आंतें, आमतौर पे छोटी आंत का हम जिक्र करते हैं कि डुओडेनम है, जेजुनम है और आइलियम है, और बड़ी आंत को हम कहते हैं कॉलन। और बावल के बाद है सिंड्रोम। सिंड्रोम हमेशा ये कहते हैं कि अगरचे मेनली इसमें बावल या पेट के मसाइल होते हैं, लेकिन सिंड्रोम हमेशा वो होती है जिसमें इसके अलावा भी बाकी जो सिस्टम्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर यूरिनरी का ये होता है कि पेशाब का बार बार आना और रात को भी आना, और रुकता नहीं, आप होल्ड नहीं कर पाते और यूरिन निकल जाता है, और इसी तरह से आपको पेशाब से मुतल्लिक ये होता है कि मुकम्मल तौर पे यूरिन का ना निकल पाना, तो जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट, यानी आप उसको अवॉइड करते हैं या निकाल पाते हैं। तो इसी तरह से जो गायनी के प्रॉब्लम्स मैंने बताया कि डिस्मेनोरिया या डिस्पायरिनिया, इसका मतलब एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम हमेशा उसे कहते हैं जिसमें अलामात जो हैं एक ख़ास सिस्टम के अलावा भी बाकी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती हैं, उसमें जब वो अलामात आती हैं। तो इरिटेबल का मतलब होता है कि जिसमें गट आपकी इरिटेट होती है, आपका कोई भी सिस्टम इरिटेट हुआ होता है। तो इसलिए इरिटेबल बावल सिंड्रोम का ये मतलब है कि जब भी किसी भी मर्द या औरत में पिछले 3 महीने में हर महीने कम से कम 3 दिन ये अलामात आए, जिसमें ख़ास तौर पे पेट का दर्द, कब्ज़ या डायरिया हो, तो इसको हम कहते हैं। इसका हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो ये है कि ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है मर्दों की निस्बत, और आमतौर पे जब हम इसकी तशख़ीस करते हैं तो हम एक पहलू को सामने रखते हैं कि ये मरीज़ अक्सर आपके पास आके बताएंगे कि जब उनको वो मोशन करते हैं, जब उनको स्टूल पास होता है तो उसके बाद इनकी अलामात में बेहतरी आती है, और आमतौर पे जो इन अलामात का आगाज़ होता है वो या तो उस वक्त होता है जब इनको फ़र्ज़ करें कि पहले डायरिया था तो अब उनको कॉन्स्टिपेशन शुरू हुई है, या अगर पहले कॉन्स्टिपेशन थी तो अब किसी हद तक डायरिया शुरू हो गया। यानी जो कंसिस्टेंसी है, जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है कि वो कितनी ज़्यादा आते थे, तो उसमें तो तब्दीली होगी, तो साथ ही ये अलामात
आएंगी। और इसी तरह से बाज़ औक़ात फॉर्म चेंज होती है स्टूल की, कि वो अगर पहले हार्ड स्टूल पास करते थे तो अब वो सॉफ्ट पास करते हैं, और साथ ही उनको ये अलामात आना शुरू हुई हैं। और इसी तरह से बाज़ औक़ात अगर वो पहले सॉफ्ट करते थे, उनको लूज स्टूल किसी हद तक आते थे, तो अब वो हार्ड हैं। यानी बीमारी के आगाज़ के साथ या तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्टूल की चेंज होती है, या फिर उसकी जो फॉर्म होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वो तब्दील होती है। और बाज़ औक़ात ये लोग कहते हैं कि उनको स्टूल पास करने के बाद वो रिलैक्स होते हैं और ये अलामात कम हो जाती हैं। तो ये भी तशख़ीस के लिए सबसे बड़ी वजूहात क्या होती हैं? तीनों सिनेरियो को जहन में लाएं तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत बड़ी वजह है। किसी को फिजिकली मारपीट करना किसी के साथ, और मुसलसल ये अमल का जारी रहना, जिसे फिजिकल अब्यूज़ कहते हैं। ये किसी को घर में बच्चों को, जैसे हम अक्सर बच्चों को बुरा भला कहते रहते हैं, तो वर्बल अब्यूज़ एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये वो वजूहात हैं, और क्लिनिकली हम इसको आमतौर पे डायग्नोज करते हैं, इसकी हम तशख़ीस करते हैं। जब हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो अब जहन में आता है कि टाइप्स इसकी 3 होती हैं। एक होती है वो IBS जिसमें डायरिया ज़्यादा होता है, यानी लूज मोशन ज़्यादा आते हैं। एक वो IBS जिसमें कब्ज़ ज़्यादा होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन। और एक वो IBS जिसमें दोनों ये मिक्स होती हैं। और आमतौर पर ज़िंदगी में किसी न किसी किस्म की टेंशन चल रही होती है, जिसके बाद इन अलामात का आगाज होता है। जब कोई तशखीस हो जाए तो उसके बाद इलाज क्या होता है? सबसे पहले है कि आपने मरीज को रीअश्योर करना है, मरीज को तसल्ली देनी है, क्योंकि मरीज आमतौर पर ये समझता है कि उसको कोई बहुत बड़ा मसला है, खुदा न खास्ता उसको कैंसर है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये अलामात आ रही हैं। दूसरा है कि आपने हाई फाइबर डाइट तजवीज़ करनी है। हाई फाइबर डाइट जो होती हैं, ये रोटी है, ये फल हैं, ये सब्जियां हैं, ये बहुत ज़रूरी है हाई फाइबर डाइट। तीसरा एक ख़ास किस्म की डाइट होती है जिसको हम कहते हैं कि फूड मैप डाइट, क्योंकि ये वो जो मरीज़ हैं इनके पेट में गैस बनती है जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, और पेट फूला हुआ रहता है। तो उसके लिए ये एक ख़ास किस्म की डाइट है जिसको हम फूड मैप कहते हैं। यानी ये फर्मेंटेबल ओलिगो डाई मोनोसैकेराइड्स पोलियोल्स हैं। इसके अंदर शामिल होते हैं चावल, इसके अंदर शामिल होते हैं उस आटे की बनी हुई रोटी जिसको हम कहते हैं ग्लूटेन फ्री आटा, इसमें शामिल होते हैं अंगूर, इसमें शामिल होते हैं कच्चे केले, एक तो होते हैं पक्के जिसको राइप कहते हैं, और ये होते हैं अनराइप बनानास यानी किसी हद तक कच्चे केले। फिर इसमें पाइन एप्पल शामिल होता है, इसमें आलू या पोटैटोज शामिल होते हैं इस खुराक में, इसमें टमाटोज या टमाटर शामिल होते हैं। इसके अलावा आप किसी हद तक इस जो यानी कि फूड मैप है, इसमें मीट यानी गोश्त, फिश, मछली और अंडे भी दे सकते हैं। इसके अलावा हर्बल टी दे सकते हैं। पानी आप ज़्यादा देते हैं। आप मटर यानी ग्रीन पीस जो होते हैं या बीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा देते हैं इन मरीज़ों को। और जो आलमंड मिल्क है यानी आप बादाम का जो दूध है वो इन लोगों को ज़्यादा देते हैं, और चाय भी ज़्यादा देते हैं। तो ये जो ख़ास किस्म की डाइट है ये क्या करती है कि ये किसी भी ऐसे शख्स को जो IBS का शिकार हो उसके अंदर जो गैस बनती है, जो पेट फूला रहता है, उसको कम से कम करती है। वो लोग जिनको पेट में दर्द रहता है, आप उनको नोस्पा फोर्ट की गोली सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले दे सकते हैं, जिसके अंदर है ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन जो है जो आंतों के मसल्स होते हैं उनके जो स्पैज़्म या जकड़ाव को कम करती है। वो तमाम लोग जिनको IBS के साथ डायरिया रहता है या लूज मोशन रहते हैं, आप उनको एक बड़ी मशहूर टैबलेट है इमोडियम दे सकते हैं 2 मिलीग्राम की। ये बेसिकली इसके अंदर लोपरामाइड है जो एंटी डायरियल है। तो ये आप दिन में 3 से 4 दफ़ा हर लूज मोशन के बाद एक दे सकते हैं, लेकिन कभी भी 6 से ज़्यादा आप टैबलेट मत दें। वो तमाम लोग जिनको IBS होता है कब्ज़ के साथ, तो उनके अंदर आपने मोटिग्रेटी जो है एक उसकी एक ख़ास टैबलेट होती है, तो वो आपने देनी है, क्योंकि उसमें इटोप्राइड ग्रुप की एक उसमें जेनरिक मेडिसिन है जो आप एक गोली रोज़ाना दे सकते हैं उन IBS के मरीज़ों को जिनमें कब्ज़ रहती है। इसके अलावा क्योंकि ये लोग ज़हनी टेंशन का बहुत शिकार होते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आपने इनको समझाना है, इनकी साइकोथेरेपी करनी है, इनको बताना है कि आपको किसी किस्म का कोई ख़तरनाक मसला नहीं है, बल्कि साथ साथ आप इनको कोई ऐसी दवाई देंगे जिससे ये रिलैक्स रहें, इनकी एंग्जाइटी कम हो, इनको डिप्रेशन कम हो, इनको नींद बेहतर आए। तो उसमें हमारे पास एक लिब्रिक्स की टैबलेट होती है,
तो लिब्रिक्स जो टैबलेट होती है उसके अंदर क्लोर डायाजिप ऑक्साइड है 5 मिलीग्राम की, तो वो आप दे सकते हैं। उसके अंदर क्लेडिनियम भी है 2.5 मिलीग्राम, तो वो कॉम्बिनेशन है। तो लिब्रिक्स आप रात को सोते वक्त दे सकते हैं। अगर ये लोग उस स्ट्रेस से निकल आते हैं, मैंने जो तीनों मिसाल दी थी, स्टूडेंट का एग्जाम पास हो जाता है, जिस भी जो हमारी यानी जिस फीमेल की मैंने एग्जांपल दी, अगर उसके घर के मसले ठीक हो जाते हैं, और इसी तरह से वो साहिब जिनका मैंने जॉब का बताया था कि उनकी जॉब का मसला सेटल हो जाता है, तो जब वो स्ट्रेस हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाती है, ये सेटल डाउन होती है। लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होती तो जो मैंने आपको इलाज बताया है ये इसका किया जाता है। तो दोस्तों, ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बहुत मशहूर डायग्नोसिस है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन अलामात के साथ डॉक्टर के पास आते हैं, वो डॉक्टर को चेक करवाते हैं, डॉक्टर के विजिट्स होते हैं मल्टीपल, बहुत सारे पैसे लोग खर्च करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा अलामात आती रहते हैं उतनी बार बार ये लोग डॉक्टर के पास आते हैं। तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोग हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं इस एक बीमारी की वजह से, और ये इंतहाई अहम बीमारी है, ख़ास तौर पर नौजवानों में, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।